हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। मैं ब्रत कुमार आपके हिंदी साहित्य के अंतिम सेमेस्टर और कॉलेज का जो अंतिम दौर जो चल रहा है, इसी में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो लेके आए। और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट की डिमांड थी, सर हमारे हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर को दे दीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, मतलब सॉल्यूशन ही दे दीजिए। तो हमने यहाँ पर सोचा कि कोई नहीं, आपको ये तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि देखो आप सभी को पता है हिंदी का 6 सेमेस्टर का इस बार में एक ही फुल फ्लैश सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, वो है लोक साहित्य। लेकिन उसके अलावा भी दो हिंदी के सिलेबस है, जो रेखा चित्र और निबंध वाला जो है, तो उसको लेकर स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप हमारे लिए कम से कम ये तो करें कि हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता दीजिए मॉडल पेपर, हमारा नैया वैसे हम पार कर लेंगे। तो मैंने कहा कहीं टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको अंतिम समय तक छोड़ा नहीं है, तो अब भी आपकी हेल्प करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये मेरे उन डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए जिनके हिंदी साहित्य में निबंध और रेखाचित्र है, तो उनको मैं डेडिकेट करता हूँ। तो आपको करना क्या है, आप अपने जितने भी जरूरतमंद जो दोस्त है जिन्होंने ये सिलेबस लिया है, प्लीज़ उनको शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको पता रहे अंतिम समय में भी सर ने उनकी हेल्प ज़रूर की है। और बाकी लोक साहित्य वालों के लिए क्लास आ रही है तो कंटिन्यू लीजिए, आपके सब कुछ कंटेंट मिलता रहेगा और ऐप पे नोट्स भी हैं ये। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ। निबंध जो है, क्या निबंध याद रखिएगा, जिन्होंने हिंदी निबंध वाला जो सिलेबस लिया है, कौन सा सिलेबस लिया है, हिंदी निबंध वाला, तो इनका मॉडल पेपर दे रहा हूँ, सटीक इंपोर्टेंट और फर्स्ट क्लास वाला। ठीक है ना, तो देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का। तो पार्ट ए में जो छोटे प्रश्न आएंगे, जो 10 प्रश्न आएंगे, 2 2 नंबर यानी 20 नंबर के। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न एक, कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का इस लाइन से क्या तात्पर्य है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है। तो देखिए, क्योंकि भट्ट जी का मानना है कि किसी देश का साहित्य वहां के निवासियों के बदलते विचारों, सामाजिक स्थिति और आंतरिक भावनाओं का दर्पण होता है। जैसे जैसे समाज का हृदय विकसित होता है, वैसे ही साहित्य भी बदलता रहता है। देखो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने हिंदी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, अपनी स्तर पे बेस्ट कर रहे होंगे, उम्मीद है शानदार भी हुई होगी। आपकी जो तैयारी है ना, उसमें इसको क्या करना, एड ऑन करना है। ठीक है ना, फुल फ्लैश आप अपनी तैयारी करें जैसे कर रहे थे, लेकिन अपनी तैयारी में इस मॉडल पेपर को जोड़ देना, 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, दूसरा जो है कि चंद्र धर्मा गुलेटी का जो निबंध है, कछुआ धर्म का मूल व्यंग्य क्या है। तो देखिए, इस निबंध में गुलेरी जी ने इन रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया है, करारा व्यंग्य किया। ये ध्यान रखिए, करारा व्यंग्य मतलब एक कह सकते हैं कि उस पर टिप्पणी करना। जो समाज सुधार या प्रगति से डरकर कछुए की तरह अपनी खोल में सिमटे रहते हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है। तो कछुआ धर्म मतलब मान लीजिए आज की जो सरकार है वो कछुए धर्म की तरह ही है। तो यहाँ पर जो छात्र संघ है वो आगे निकल कर आ रहा है अपनी मांग के लिए। फिर दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता क्या है। देखो, शुक्ल जी के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संकुचित अहंकार के बंधन से मुक्त संपूर्ण सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करता है, यानी हृदय की मुक्तक अवस्था। नेक्स्ट है 4, अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानव जाति के विकास के बारे में क्या कहा है। तो देखिए, द्विवेदी जी का अनुसार आज की मानव जाति शुद्ध नहीं बल्कि वह अनेक संस्कृतियों और जातियों का मिश्रण का परिणाम है। आज संस्करण जनजाति है, सब कुछ बदल रहा है, केवल मनुष्य ही जीविका यानी जीने की इच्छा शाश्वत है। नंबर 5वां है कि महादेवी जी वर्मा के अनुसार जीने की कला का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि महादेवी जी के अनुसार केवल सांस लेना ही जीना नहीं है, जीवन के उद्देश्य होने चाहिए। जीवन एक उद्देश्य पूर्ण बनाना है, दूसरों के दुखों को समझना, उसकी विषमताओं के बीच सामंजस्य और सौंदर्य की खोज करना ही सच्चा जीवन या जीने की कला है। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भारत की सांस्कृतिक एकता का मुख्य सूत्र किसे माना है। तो दिनकर जी के अनुसार भारत की विविधता ऊपरी है, यह भौगोलिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक चेतना एक है। अलग अलग नदियों जैसे समुद्र में मिलती है, वैसे विभिन्न संस्कृति मिलकर भारत का या भारतीयता का निर्माण करती है। नंबर 7 है कि हरिशंकर परसाई के निबंध पगडंडियों का जमाना का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। देखिए, पगडंडी यहाँ स्थापित सीधे और ईमानदारी रास्तों को छोड़कर शॉर्टकट, भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीकों से सफलता पाने की आधुनिक प्रवृत्ति का एक प्रतीक है, जिस पर लेखक ने तीखा व्यंग्य किया। बड़ा ही शानदार है, ये एग्जाम के लिए आ सकता है। नंबर 7 के बाद 8,
विद्यानिवास मिश्र के निबंध अति की पुकार हिमालय का मूल संदेश क्या है? देखिए, यह निबंध हिमालय को भारतीय संस्कृति, गरिमा और जीवंतता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक याद दिलाता है कि संकट के समय हमें अपनी संस्कृति की जड़ों और गौरव यानी अतीत अस्थि जो है इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर है नंबर 9, निर्मल वर्मा के निबंध अतीत एक आत्म मंथन का मुख्य वैचारिक बिंदु क्या है? तो इस निबंध के लेखक ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक द्वंद्व के बीच रेखांकित किया है और अतीत को केवल पुराना न मानकर वर्तमान को समझने और स्वयं के भीतर झांकने यानी आत्मचिंतन और मंथन का जरिया माना है। नंबर 10, कुबेरनाथ राय को एक महाकाव्य का जन्म निबंध के आधार पर किस कोटि का निबंधकार माना जा सकता है? तो देखिए, कुबेरनाथ राय एक विशिष्ट ललित निबंधकार हैं। वे इस निबंध में पौराणिक, सांस्कृतिक संदर्भों और आध्यात्मिक बोध को एक रसपूर्ण काव्यात्मक और वैचारिक भाषा शैली में पिरोते हैं। इसी तरह से लाडो याद रखिएगा कि अब पार्ट बी की शुरुआत होती है। तो पार्ट बी के अंतर्गत आपको बता दूं कि इस भाग से दो बड़े बड़े प्रश्न बता रहा हूं और एक सप्रसंग व्याख्या बता रहा हूं। फुल फ्लैश आप इसकी तैयारी करेंगे तो झंडे जरूर गाड़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं, क्योंकि पार्ट जो बी है वो 60 नंबर का होता है। तो इकाई फर्स्ट चीज जो बड़ी शानदार सुपर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास की प्रासंगिकता और उसकी वैचारिक गहराई की समीक्षा कीजिए। फिर दूसरा है संतरजमा गुलेर के निबंध कछुआ धर्म के शिल्प, भाषा शैली और उसमें निहित सामाजिक संदेशों का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। इसी तरह इससे मैंने एक व्याख्या वाला भी दिया, ये व्याख्या है पद्य सप्रसंग व्याख्या। क्लियर? तो ये तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। नहीं तो फिर कहते हैं सर आपने इंपोर्टेंट प्रश्न बताए बट व्याख्या नहीं बताई, तो व्याख्या भी बता रहा हूं। आगे इकाई 2 से बड़े प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है के आधार पर रस, दशा और साधारण करने के सिद्धांतों को निबंध के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। या फिर दूसरा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, ये तो 100% इंपोर्टेंट है। निबंध की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि पे एक विस्तृत आलोचनात्मक लेख लिखिए। या तो इस पर पूरा एक बड़ा प्रश्न आ सकता है, इसकी व्याख्या भी आ सकती है। तो देखिए, एक सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर दे रहा हूँ। संसार की सारी वस्तु सुंदर या सुंदर ये तो देखने वालों की दृष्टि पर निर्भर करता है। अशोक का वृक्ष तो वैसा ही है जैसा वह हजारों वर्ष पहले था, बदल गई तो ये मनुष्य की मन स्थिति। वेरी वेरी मोस्ट। इसी प्रकार से यूनिट 3 की बात करें तो उसमें पहला है महादेवी वर्मा के वैचारिक निबंध जीने की कला में निहित जीवन मूल्य और सामाजिक चेतना को सविस्तार से समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट। और या हो सकता है कि इसमें सप्रसंग व्याख्या आ जाए। फिर दूसरा रामधारी सिंह दिनकर को निबंध भारत की सांस्कृतिक एकता के मुख्य तर्कों का विश्लेषण करते हुए सिद्ध कीजिए कि भारत में विविधता के भीतर अटूट एकता है। सप्रसंग है कला केवल बाह्य रूप नहीं है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसी तरह बात करते हैं, फोर्थ इंपोर्टेंट है कि व्यंग्य निबंधकार के रूप में हरीश चंद्र परसाई की विशेषताओं को पग डंडियों का जमाना, ये प्रश्न इस क्लास से आने वाला है, निबंध के संदर्भ में रेखांकित कीजिए। दूसरा डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के निबंध अस्थि की पुकार हिमालय में व्यक्त है, लोकमानस और संस्कृति के गौरव का विवेचन कीजिए या सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा। क्लियर? इसी तरह से यूनिट 5 से नोट करना कि निर्मल वर्मा के निबंध अतीत एक आत्म मंथन के आधार पर लेखक की इतिहास दृष्टि और आधुनिक बोध का मूल्यांकन कीजिए। या फिर है कुबेरनाथ राय के निबंध एक महाकाव्य का जन्म में ललित निबंधीय विशेषताओं का उसके प्रतिकात्मक आधार पर प्रकाश डालिए या सप्रसंग व्याख्या। अब हमारे सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो स्टूडेंट थे और जो डिमांड कर रहे थे रेखा चित्र से जुड़ा मॉडल पेपर, ये उनके लिए देखिए, मॉडल पेपर धासु सुपर डुपर है, बस याद कर लिया। अपनी तैयारी तो आप कर ही रहे, उसमें ये मॉडल पेपर जोड़ देना, झंडे गाड़ दोगे। क्या कर दोगे? झंडे गाड़ दोगे। क्लियर? तो देखिए, यहां पर बात करते हैं भाग ए। नोट कर लीजिएगा कि रेखा चित्र स्मरण में कोई एक मुख्य अंतर बताइए। ये प्रश्न टपकने वाला है, आउट इन आउट पेपर हो गया मान लीजिए। तो रेखा चित्र में लेखक किसी व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के द्वारा चित्र खींचता है तो उसका स्वरूप सजीव हो उठता है। इसमें कल्पना का स्थान होता है, जबकि स्मरण जो होता है वो यादें होती है। वो अपनी स्मृति के आधार पर केवल वास्तविक और प्रमाणिक घटनाओं का वर्णन करता है। तो ध्यान रखना, रेखा चित्र में किसी व्यक्ति वस्तु के शब्दों का रेखा चित्र खींचा जाता है, मतलब एक नॉर्मली उसकी कैरेक्टर को रेखांकित किया जाता है, बट स्मरण में उनकी यादें, उसका स्मृति है वो वास्तविक प्रमाणिक हो जाती है। रेखा चित्र के किन्हीं 4 तत्वों को बताइए। वेरी वेरी टपकने वाला प्रश्न यहाँ पर है।
व्यंग्य विषय या चरित्र, दृष्टिकोण, तटस्थता, उद्देश्यपूर्ण सजीवता, भाषा शिल्प। फिर तीसरा है शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित महाकाव्य जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र का मूल उद्देश्य क्या है। इस रेखा चित्र का उद्देश्य कि जयशंकर प्रसाद के महान और गंभीर साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ साथ उनके अत्यंत सरल, परोपकारी, निश्चल और सादगीपूर्ण व्यक्तिगत जीवन को उजागर करना। नेक्स्ट चौथा है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र 22 वर्ष के बाद का मुख्य कथ्य क्या है। इसमें लेखक ने 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पुरानी स्मृतियां, बदलते मानवीय संबंध और समय के प्रभाव के साथ अतीत के प्रति भावात्मक लगाव को बहुत ही सजीवता के साथ चित्रित किया है। पांचवा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के एक कुत्ता एक मैना, वेरी वेरी मोस्ट, इसका तो 100% व्याख्या वगैरह सब कुछ आएगा। में मुक्त पशु पक्षियों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। देखो, द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम के कुत्ते और मैना के माध्यम से ये संदेश दिया है कि मुक्त पशु पक्षी जो बोल नहीं पाते, मुक्त पशु भी मनुष्य की तरह गहरी संवेदना, भावनात्मक भाषाहीन प्रेम और वफादारी की भावना रखते हैं। चीजें समझने के लिए संवेदनशील हृदय होना चाहिए। विष्णुकांत शास्त्री ने प्रोफेसर शशांक में किस प्रकार के व्यक्तित्व को उभार किया है। तो शास्त्री जी ने प्रोफेसर शशांक के माध्यम से एक आदर्श ज्ञान निष्ठ सिद्धांतवादी और स्नेह शिक्षक के चरित्र को उभारा है, जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य करता है। नेक्स्ट है अज्ञेय के स्मरण के स्मृतिकार यानी राय कृष्ण दत्त का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। देखो, इस स्मरण में अज्ञेय जी ने राय कृष्ण दास की कला प्रेम, उसकी अद्भुत स्मरण शक्ति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी निष्ठा, उसके उदात्त व्यक्तित्व को उभार बहुत ही आदर और प्रामाणिकता के साथ सहेजा है। नेक्स्ट नंबर 8 है डॉक्टर नगेंद्र ने दादा स्वर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मरण में नवीन जी के किन गुणों को याद किया है। तो देखिए, नगेंद्र जी ने नवीन जी के मस्त मौला स्वभाव, राष्ट्र प्रेम, उसकी साहित्यिक प्रतिभा, निश्चल हृदय कबीर की जैसी फक्कड़ता वाले व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण तरीके से याद किया। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी के स्मरण तुम्हारी स्मृति का मूल स्वरूप क्या है। वेरी वेरी मोस्ट, ये एक अत्यंत भावुक और आत्मीय स्मरण है जिसमें देश प्रेम, त्याग और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के किसी भी प्रिय साथी की अनुपस्थिति और गहरी स्मृतियों को वेदनापूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। नंबर 10 है कि महादेव वर्मा के निराला भाई स्मरण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस विशेष युग गुण को रेखांकित किया। तो नोट करना, क्योंकि महादेव जी निराला जी के असीम उदारता, फक्कड़पन, दिन दुखियों के प्रति करुणा और स्वयं अभाव में रहकर भी दूसरों की मदद करने वाली दानी स्वभाव को रेखांकित किया। अब आप सभी को पता है पार्ट बी में आपको 60 नंबर का जो 2 तो बड़े प्रश्न और एक व्याख्या बताऊंगा। पहला, रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप, प्रमुख भेदों और तत्वों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी टपकने वाला। फिर दूसरा, स्मरण की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, हिंदी के प्रमुख स्मरणकारों के उनके कृतियों के नाम बताइए। तो दोनों में से एक प्रश्न टपकने वाला कह सकते हैं। फिर इसकी 100% व्याख्या देख लीजिए, पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इकाई 2 से है 2 बड़े प्रश्न। शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। या 22 वर्ष बाद रेखा चित्र के आधार पर बनारसी दास चतुर्वेदी की भाषा शैली और उसके रेखा चित्र का शिल्प पूजन कीजिए। तो यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 100% व्याख्या के तौर पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इकाई 3 से है एक कुत्ता और एक मैना के रेखा चित्र के आधार पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की मानवतावादी दृष्टिकोण, जन जीवन के प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए। ये टपकने वाला प्रश्न हो गया। क्या कहते हैं? टपकने वाला। फिर ये है प्रोफेसर शशांक, रेखा चित्र के आधार पर प्रोफेसर शशांक के चरित्र की मुख्य विशेषताओं को प्रकाश डालिए। तो इसकी 100% व्याख्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है इकाई 4 स्मरण का स्मृतिकार। स्मरण में अज्ञेय जी ने राय कृष्ण दत्त के व्यक्तित्व किस प्रकार जीवंत किया है, सविस्तार समझाना है। या नगेंद्र द्वारा रचित दादा स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा न संस्मरण की संवेदनात्मक कलात्मक विशेषताओं की विशेषण कीजिए। यह भी 100% व्याख्या में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 से माखनलाल चतुर्वेदी की तुम्हारी स्मृति की व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वेरी 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 मोस्ट टपकने वाला। फिर है महादेव वर्मा के द्वारा निराला भाई स्मरण के आधार पर निराला जी के फक्कड़, दानी और स्वंदिल स्वभाव के। देखो, दोनों ही जबरी प्रश्न है। इसके बाद सप्रसंग है कि भाई निराला के पास जो कुछ भी था वो हमेशा दूसरों का था। वे अपनी फटी कंगाली में भी राजाओं जैसी भव्यता रखते थे और उनकी यह स्वाभिमान ही उनकी सबसे बड़ी शान थी। तो ये मैंने दोनों के दोनों मॉडल पेपर आपको बता दिए, दोनों। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब
अगर कोई लोक साहित्य के मॉडल पेपर का कह रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपकी वन शॉट क्लास के साथ ही मॉडल पेपर भी आ जाए, लेकिन वन टू वन क्लास आ रही है। बट यहाँ पर ये हमारे जो स्टूडेंट थे इनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देना था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, शॉर्ट सॉल्यूशन, व्याख्या भी दे दी है। अब आपका फर्ज है अपने जिम्मेदार दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।